हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जीएस बाय प्रियंका। आज की इस वीडियो में हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का। इसके अलावा कार्बन के जो एलोट्रॉप होते हैं वो यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे, फिर कार्बन के कंपाउंड्स को यहाँ पर देखेंगे। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो आपको बहुत ही फोकस के साथ इसको समझना होगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कार्बन की। कार्बन हमारे पीरियोडिक टेबल में 6th नंबर पे आता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है तो वो हो जाएगा 6। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका एटॉमिक मास कितना है तो वो हो जाएगा 12। मैंने आपको पहले क्लासेस में पढ़ाया है कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वहाँ से हम उनकी वैलेंसी को पता करते हैं और वहीं से हमें ये पता चलता है कि ये एलिमेंट किस तरह का बॉन्ड बनाएगा और क्या इनका रिएक्शन होगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये 2,4 होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। मैंने आपको पहले की क्लासेस में पढ़ाया है कि अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो जनरली ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं और इन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 5, 6, 7 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसको हम 8 में से माइनस करते हैं, तब इनकी वैलेंसी निकल करके आती है। कार्बन का केस यहाँ पे यूनिक हो जाता है क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन बड़ा कंफ्यूज रहता है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या फिर किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले ले जिससे कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। इसी की वजह से कार्बन अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाता है जिसको कि हम कार्बन के एलोट्रोप्स कहते हैं। एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा कार्बन का एलोट्रोप है, तो ये चीज़ यहाँ पे हम समझने वाले हैं। कार्बन के एलोट्रोप्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं। पहला हो सकता है क्रिस्टलीन एलोट्रोप्स और दूसरा यहाँ पे हो सकता है एमॉर्फस। क्रिस्टलीन जो होगा इसका कुछ ना कुछ यहाँ पे शेप होगा, यानी कि इसका कोई ना कोई फिक्स स्ट्रक्चर होता है और मोस्टली ये सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं। वहीं पर अगर हम एमॉर्फस की बात करें तो ये शेप लेस होते हैं, इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता। इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा होगा? इसका एग्जाम्पल है डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन एंड कार्बन नैनो ट्यूब्स। एमॉर्फस के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा कोक, कार्बन ब्लैक और चारकोल। यहाँ पे और भी क्लियर तरीके से आपको दिखाई देगा। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स और एमॉर्फस। इसका एग्जाम्पल डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन। इसके अलावा ये एग्जाम्पल भी आप ध्यान रखेंगे, ये यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया था एक बार। एमॉर्फस में कोल है, चारकोल है, कोक है, लैम्प ब्लैक एंड गैस कार्बन। यहाँ से हमें इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि कार्बन का परसेंटेज हमारे एटमॉस्फेयर में कितना है, क्योंकि यहाँ से भी तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ये 0.036% ये एग्जिस्ट करता है। एग्ज़ाम में आपको केवल 0.03% भी दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ह्यूमन बॉडी में कार्बन का कितना परसेंटेज होता है तो आप ध्यान रखेंगे कि 18% से लेकर 19% के बीच में ह्यूमन बॉडी में कार्बन एग्जिस्ट करता है। ये भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ते हैं तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि ये सब एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ के क्रस्ट में कितना कार्बन एग्जिस्ट करता है तो अगेन ये भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, 0.025%। तो यहाँ पे आपको ये वाला नंबर भी दिया जा सकता है या फिर 0.02% भी दिया जा सकता है।
ये क्वेश्चन 2 से 3 बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। 0.025% भी सही है। अगर यहाँ पे 5 हटा दें तो 0.02% भी करेक्ट आंसर बनेगा। अब यहाँ से हम इसके एलोट्रोप्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे डायमंड के बारे में। डायमंड की अगर हम बात करें तो ये कलरलेस होते हैं, ट्रांसपेरेंट है, सॉलिड है एंड हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शाइन, यानी कि बहुत ज़्यादा ये शाइन करते हैं। इनका आप ये जो अरेंजमेंट देख रहे हैं ना यहाँ पे, इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। इस वजह से ये जो डायमंड है हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन है, यानी कि नेचुरल चीज़ें जो हैं उसमें ये बहुत हार्ड होता है। ईच कार्बन एटम इज बाउंडेड बाई 4 अदर कार्बन एटम्स। इसमें एक जो कार्बन होता है वो 4 अलग अलग कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है, जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड देखने को मिलेगा। मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था कि अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो उससे बनने वाला जो भी बॉन्ड होगा उसको हम कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन एटम्स का अरेंजमेंट कैसा होता है तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट इनका देखने को मिलता है। तो यहाँ से एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि डायमंड का यूज़ कहाँ पे करते हैं तो इसका यूज़ ज्वेलरी बनाने में, कटिंग इंस्ट्रूमेंट बनाने में, टू रिमूव कैटरेक्ट फ्रॉम द आई, यानी कि अगर आँखों में मोतियाबिंद है तो उसको निकालने में भी डायमंड का यूज़ किया जाता है। अगर किसी भी चीज़ को कट करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, कुछ स्पेशल चीज़ें हैं, तो उसको कट करने के जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं उसमें भी डायमंड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है ग्रेफाइट। यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ग्रेफाइट ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है, ओपेक सब्सटेंस होता है, यानी कि आप एक तरफ से दूसरी तरफ इसमें नहीं देख पाएंगे। आपने पेंसिल देखा होगा, पेंसिल में ग्रेफाइट होता है जिससे आप लिखते हैं। अगर आप इसको टच करेंगे तो टच करने पे ये आपको बहुत ही सॉफ्ट और स्लिपरी सा फील होता है। ईच कार्बन बॉन्डेड विथ 3 अदर कार्बन्स। यहाँ पे एक जो कार्बन होता है वो 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। 1 इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है मूव करने के लिए। और फिजिक्स में आप पढ़ेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। इसी वजह से ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है। ये हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। यूजेस की अगर हम बात करें कि इसका यूज़ कहाँ पर होता है, टू मेक लुब्रिकेंट्स फॉर मशीन पार्ट। मशीनों के लिए अगर लुब्रिकेंट्स बनाने हैं तब इसका यूज़ किया जाएगा क्योंकि सॉफ्ट एंड स्लिपरी है। टू मेक पेंसिल एंड ब्लैक पेंट्स। ब्लैक पेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है और पेंसिल बनाने में इसका यूज़ होता है। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि एग्ज़ाम में कई बार रिपीटेड है वो है बकमिंस्टर फुलरेंस। इसको हम C60 कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कार्बन के 60 एटम्स आपस में ज्वाइन होते हैं। इसका अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये आपको फुटबॉल शेप का देखने को मिलेगा। तो एग्ज़ाम में आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कार्बन का कौन सा एलोट्रोप फुटबॉल शेप का होता है, तो आंसर हो जाएगा बकमिंस्टर फुलरेन। ये डार्क सॉलिड सब्सटेंस होता है। तो यहाँ तक हमने जो भी पढ़ा वो कार्बन के एलोट्रोप से रिलेटेड था। अब यहाँ पे हम कार्बन की अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन भी समझेंगे। यहाँ पे आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा, कैटिनेशन। कार्बन की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने मॉलिक्यूल्स को जोड़ते हुए कार्बन की लंबी लंबी चेन बनाते हैं। इसी को कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। RRC ग्रुप डी में पूछा गया था 2018 में। यहाँ पे डिफिनीशन लिखा हुआ है, कैटिनेशन इज सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम्स टू फॉर्म चेन्स एंड रिंग।
यानी कि ये अपने आप को जोड़ते हुए लंबी लंबी चेन बनाए या फिर रिंग बनाए, उसको हम कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। यहाँ पे अगर हम चेन्स की बात करें तो ये स्ट्रेट भी हो सकता है, इस तरीके से अगर कार्बन जुड़ जाए। ये ब्रांच्ड भी हो सकता है, यानी कि इस तरीके से यहाँ पे एक कार्बन जुड़ गया और यहाँ पर भी एक कार्बन जुड़ गया, तो ये ब्रांच की तरह निकले हुए हैं, इनको हम ब्रांच्ड चेन कहते हैं। रिंग या फिर साइक्लिक चेन में आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से यहाँ पे ये चेन क्लोज्ड है, ये स्ट्रेट या फिर ओपन नहीं है, तो ये कार्बन की प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन क्या है, क्योंकि इसके आगे आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन पढ़ना है। यहाँ पे अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो इसको आप दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड, दूसरा यहाँ पे होता है साइक्लिक और क्लोज्ड चेन कंपाउंड। यहाँ पे आप इमेज में देख पा रहे होंगे ये ओपन चेन है, यानी खुला हुआ है, तो इसको हम एसाइक्लिक या फिर ओपन चेन कंपाउंड कहेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये क्लोज्ड चेन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको हम साइक्लिक या फिर क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स कहते हैं। यहाँ पर फर्दर इन दोनों का भी क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। अगर ओपन चेन कंपाउंड में आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाता है एल्केन। लेकिन अगर यहाँ पे आपको डबल या फिर यहाँ पे आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड। यहाँ पे आ जाता है एल्कीन और एल्काइन, ये आगे हम पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ से ही आप ध्यान रखिएगा कि अगर ओपन चेन में सिंगल बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड कंपाउंड हो जाएगा, अगर इनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं साइक्लिक या फिर क्लोज्ड चेन कंपाउंड की। यहाँ पर भी दो तरीके से क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। पहला यहाँ पे होता है कार्बोक्सिलिक कंपाउंड या फिर इसी को हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। यहाँ पे मैंने स्टार मार्क करके लिखा हुआ है। इसके अलावा इसको हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के कैटेगरी में भी डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे आपको समझना है कि होमोसाइक्लिक क्या होता है और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है। होमोसाइक्लिक या फिर कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स में ओनली कार्बन रिंग प्रेजेंट होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आपको ये जो रिंग दिखाई दे रही है इसमें केवल और केवल कार्बन प्रेजेंट है, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा। तो इस तरीके के जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं जिसमें केवल और केवल कार्बन है तो उसको हम कार्बोसाइक्लिक भी कह सकते हैं या फिर होमोसाइक्लिक भी कह सकते हैं। दूसरा यहाँ पे है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, रिंग कंटेनिंग कार्बन एंड अदर एलिमेंट, यानी कि ऐसे साइक्लिकल कंपाउंड जहाँ पे कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट भी प्रेजेंट हो उसको हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। यहाँ पे आप इसका इमेज देख सकते हैं। यहाँ पे जो इमेज है इसमें आप थर्ड लाइन के इमेजेस को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इमेज दे के क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पे अगर कार्बन के अलावा ऑक्सीजन आता है तो इसको हम फ्यूरॉन कहते हैं। यहाँ पे अगर सल्फ़र आ गया तो इसको हम थियोफीन कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर नाइट्रोजन आता है तो इसको हम पिरिडीन कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कार्बन के अलावा भी कोई एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इसको हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में रखते हैं। यहाँ से ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको इसका क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। यहाँ पे सबसे पहले एसाइक्लिक या फिर ओपन चेन कंपाउंड है, सिंगल है तो सैचुरेटेड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड। क्लोज्ड चेन कंपाउंड में कार्बोसाइक्लिक या फिर होमोसाइक्लिक में केवल और केवल कार्बन की रिंग होगी। हेट्रोसाइक्लिक में कार्बन के अलावा कोई अदर एलिमेंट भी प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे ये जो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है
इनमें भी दो तरीके के क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। एक यहाँ पे होता है एलिसाइक्लिक, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा एलिसाइक्लिक लिखा हुआ है, और एक यहाँ पे होता है एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी उनके ओपन चेन कंपाउंड के सिमिलर होती है। इसको अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ये आपको दिख रहा होगा साइक्लिकल या क्लोज्ड चेन कंपाउंड है, इसमें केवल और केवल कार्बन है, तो ये कार्बोक्सिलिक कंपाउंड है। कार्बोक्सिलिक में भी ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड होगा। अगर हम इस रिंग को ओपन कर दें तो ये जो रिंग वाला कंपाउंड है और इसका जो ओपन चेन कंपाउंड बनेगा, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। इसको हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो ये हकल रूल को फॉलो करते हैं। अब हकल रूल क्या कहता है कि इस तरीके के कंपाउंड में 4n+2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स को भी फर्दर कैटेगराइज किया जाता है बेंजीनॉयड और नॉन बेंजीनॉयड में, यानी कि अगर बेंजीन रिंग प्रेजेंट है तो वो बेंजीनॉयड एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अगर बेंजीन रिंग यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो वो नॉन बेंजीनॉयड एरोमेटिक कंपाउंड होता है, लेकिन इसका फर्दर क्लासिफिकेशन हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें ओपन चेन कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस के बारे में। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो ये एल्केन है, अगर इनके बीच में डबल बॉन्ड है तो ये एल्कीन है, अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको एल्काइन कहते हैं, और इन सभी को मिलाकर हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जहाँ पे ओपन चेन हो। अब ये चेन स्ट्रेट भी हो सकती है या फिर इसमें ब्रांचेस भी हो सकते हैं। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर हाइड्रोकार्बन विथ ओनली सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में केवल सिंगल बॉन्ड होगा, अनसैचुरेटेड में मल्टीपल कोवैलेंट बॉन्ड होगा, यानी कि डबल या फिर ट्रिपल। इनमें एल्केन आएगा, इसमें एल्कीन, एल्काइन भी आते हैं, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी अनसैचुरेटेड में ही आते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो इसमें कार्बन कम अमाउंट में होता है, हाइड्रोजन ज़्यादा होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2 कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 कार्बन है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है। तो इस तरीके से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में लेस अमाउंट होगा कार्बन का, हाई अमाउंट होता है हाइड्रोजन का। अनसैचुरेटेड में हाई अमाउंट होगा कार्बन का, लेस अमाउंट होगा हाइड्रोजन का, यानी कि इसका आप यहाँ पे अपोजिट कर सकते हैं। अनसैचुरेटेड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, सैचुरेटेड कम रिएक्टिव होते हैं। इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि अगर किसी के पास ऑलरेडी सब कुछ है तो वो ज़्यादा स्ट्रगल अपनी लाइफ में नहीं करना चाहता, तो सैचुरेटेड वाले संतृप्त हैं तो ये कम रिएक्टिव हैं, अनसैचुरेटेड वाले असंतृप्त हैं तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसको अगर आप बर्न करेंगे तो ये क्लियर ब्लू फ्लेम के साथ में जलेंगे, और अगर आप अनसैचुरेटेड को बर्न करेंगे तो ये येलो सूटी फ्लेम के साथ जलेंगे। किस तरीके से ये बर्न होते हैं इसका इमेज भी आगे मैंने लगाया हुआ है, वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ से क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड पूछा गया था एक एग्ज़ाम में। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉसिल से मिलते हैं, यानी कि जो जीवाश्म होते हैं एनिमल और प्लांट के, वहाँ से ये हमें जनरली मिलते हैं। अनसैचुरेटेड हमें यूजुअली केवल प्लांट से मिलते हैं। ये था इनके बीच का डिफरेंस। अब इसके बाद में यहाँ पे हम सीखेंगे कि कैसे इनका हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, यानी नामकरण किस तरीके से करते हैं, ये भी आपको जानना होगा क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसका क्या मतलब हुआ कि कार्बन अगर यहाँ पे 1 है तो हाइड्रोजन आप इसका 2n+2 करेंगे। n की जगह पे अगर आप 1 रखेंगे
तो ये आ जाएगा 4। तो इस तरीके से एल्केन का फॉर्मूला ये होता है। एल्कीन के फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो ये होता है CnH2n, यानी कि कार्बन जितना है उसका डबल आप कर देंगे तो उतने हाइड्रोजन होने चाहिए। एल्काइन की अगर हम बात करें तो इनका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, यानी कि कार्बन जितना है उसका डबल करके 2 आपको यहाँ पर हाइड्रोजन कम करना है। अगर आपके पास 1 कार्बन है तो मेथ का यूज़ करेंगे, 2 कार्बन है तो एथ का यूज़ करेंगे, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए यहाँ पर ब्यूट का यूज़ करेंगे, 5 के लिए यहाँ पर पेंट का यूज़ होता है, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट और 8 के लिए यहाँ पर ऑक्ट का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से आगे भी हम यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। अब इसका यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल समझते हैं कि किस तरीके से आप इसको जानेंगे। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया C2H6 का। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि कार्बन कितना है। कार्बन यहाँ पे आपको 2 दिखाई दे रहा है। 2 कार्बन के लिए हम एथ का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एथ। अब इसके बाद एन, इन और आइन में से क्या लगाना है ये आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन से पता चलेगा। इसको आप इस फॉर्मूले में फिट करेंगे, जिस भी फॉर्मूले में फिट होगा आप उसी तरीके से यहाँ पर सफिक्स का यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये जो C2H6 है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं CnH2n+2, क्योंकि C यहाँ पे 2 है, H अगर आप यहाँ पे काउंट करेंगे तो 2 × 2 + 2, तो H यहाँ पे आपको 6 देखने को मिलेगा। यानी कि ये पहले वाले फॉर्मूले में फिट होता है। इसका मतलब है कि इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसमें आप यूज़ करेंगे एन का, तो इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा एथेन। एक एग्जाम्पल और यहाँ पे हम लेते हैं C3H8 अगर यहाँ पे दे दिया जाए तो इसका नाम आप किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 3 है, 3 कार्बन के लिए यहाँ पर हम प्रोप का यूज़ करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप हाइड्रोजन का नंबर देखिए, 3 का 2 गुना +2, यानी कि 2 टाइम्स +2 पहले वाले फॉर्मूले में आता है, तो प्रोप के बाद में आप यहाँ पर एन लगा देंगे, तो इस तरीके से इसका नाम प्रोपेन हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर यहाँ पर C4H10 है तो 4 के लिए आप ब्यूट का यूज़ करेंगे, और ये जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है ये 2n+2 है, तो यहाँ पर एन लग जाएगा, तो ये हो जाता है ब्यूटेन। अब इसके बाद हम एल्कीन का एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे C2H4 का। यहाँ पे अगर आपको इसका नाम लिखना है तो सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन देखा जाता है। कार्बन यहाँ पर 2 है, तो आप यूज़ करेंगे एथ का। अब इसके बाद में यहाँ पे हाइड्रोजन जो है कार्बन का डबल है, तो कार्बन का डबल कहाँ पे है, एल्कीन में, यानी कि अब इसके बाद में आप यूज़ करेंगे ईन का, तो इस तरीके से C2H4 बन जाता है एथीन। सेम इसी तरीके से C3H6 का अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लें तो कार्बन यहाँ पे 3 है, तो प्रॉप का यूज़ करेंगे। हाइड्रोजन जो है ये कार्बन का डबल है, तो ये किस फॉर्मूले में फिट होगा, इस वाले फॉर्मूले में फिट होगा, तो इसके लिए आप ईन का यूज़ करेंगे, तो ये यहाँ पर बन जाएगा प्रोपीन। अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलूँ कि C4H8 का आप क्या नाम रखेंगे, तो सबसे पहले कार्बन यहाँ पर 4 है, तो इसके लिए ब्यूट का यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन जो है ये कार्बन का डबल है, जो कि हमें इस फॉर्मूले में देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आप लगाएंगे ईन, तो इस तरीके से ये बन जाता है ब्यूटीन। यहाँ पर एन, ईन और आइन लगाने से हमें ये पता चल जाता है कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पे हमने इन दोनों के एग्जाम्पल समझ लिए हैं। अब हम यहाँ पे समझते हैं एल्काइन के एग्जाम्पल को। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं C3H4 का, तो इसका अगर आपको नाम लिखना है
तो सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन 3 है। 3 कार्बन के लिए आप यूज़ करेंगे प्रोब का। इसके बाद में आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का नंबर इसका डबल भी नहीं है, हाइड्रोजन का नंबर इसके डबल से 2 ज़्यादा भी नहीं है। तो ये किस फॉर्मूले में फिट होगा? ये एल्काइन के फॉर्मूले में फिट होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 3 है और हाइड्रोजन जो है ये 2n-2 है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 6 - 2 ये 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये इस वाले फॉर्मूले में फिट होता है और यहाँ पर आप यूज़ करते हैं आयन का, तो ये बन जाता है प्रोपाइन। वैसे ये चीज़ बहुत बेसिक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें सबको समझ में आए, तो इस वजह से इसको हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझ रहे हैं। यहाँ पे अगर हम C5H8 का नाम लिखना चाहें तो 5 कार्बन के लिए यहाँ पर यूज़ करना होगा पेंट। इसके बाद में आप देख पा रहे होंगे कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2n-2 है, यानी कि 10 में से आप 2 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, जो कि इस फॉर्मूले में सेट होता है। तो इसके लिए आप यहाँ पर आयन का यूज़ करेंगे तो C5H8 बन जाता है पेंटाइन। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल और लेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिया C6H10 का, तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे CnH2n-2 के फॉर्मूले में ये फिट हो रहा है। 6 कार्बन के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे हेक्स और यहाँ पे 2n-2 की वजह से आयन का यूज़ करेंगे, तो ये बन जाएगा हेक्साइन। तो इस तरीके से एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नाम रखा जाता है। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो आगे समझने में आपको बहुत आसानी होगी। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे हम एक छोटा सा टर्म समझेंगे, आइसोमर। Isomers are molecules that share the same chemical formula but have different arrangements of atoms. सिंपल लैंग्वेज में आइसोमर वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनका फॉर्मूला तो यहाँ पर सेम होता है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से इनका केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो जाता है। इसको हम आइसोमर कहते हैं। इसको अगर मैं आपको डेली लाइफ से रिलेट करके बताऊं तो सबके जो घर होते हैं वो ईंट और सीमेंट के बनते हैं, लेकिन आप देख पाते होंगे कि सबके घर का जो अरेंजमेंट है वो अलग होता है, उनकी डिज़ाइन अलग होती है। यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कार्बन के ऐसे कंपाउंड जिनका फॉर्मूला सेम होगा लेकिन एटम डिफरेंट तरीके से अरेंज होने की वजह से अलग अलग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को दिखाते हैं, इनको हम आइसोमर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमने लिया है ब्यूटेन और 2-मेथिल प्रोपेन। इन दोनों का फॉर्मूला सेम होता है C4H10। मैंने आपको बताया था कि 4 कार्बन है तो आप ब्यूट यूज़ करेंगे। हाइड्रोजन 2n+2 है, यानी कि 2 गुने से 2 ज़्यादा है, तो वो एल्केन में आता है, तो ये ब्यूटेन बनेगा। यहाँ पर अगर आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 कार्बन आएंगे। हाइड्रोजन अगर आप काउंट करेंगे तो 10 आएगा। तो इसी फॉर्मूले को ओपन करके लिख दिया गया है। तो यहाँ पे जो ब्यूटेन है C4H10 होता है इसका फॉर्मूला। 2-मेथिल प्रोपेन का फॉर्मूला भी C4H10 होता है। ब्यूटेन हैज़ ए स्ट्रेट कार्बन चेन। ब्यूटेन में कार्बन चेन इस तरीके से स्ट्रेट होगा, लेकिन आप 2-मेथिल प्रोपेन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये ब्रांच के फॉर्म में होता है। तो इस वजह से इनका स्ट्रक्चर अलग है और इनके प्रॉपर्टीज़ भी अलग होंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि कार्बन कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं। बहुत डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन सिंपल क्वेश्चन अगर आ जाए तो उसको करने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है। IUPAC के फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सबसे पहला यहाँ पे रूल होता है आइडेंटिफाई द पेरेंट चेन। सबसे पहले आपको पेरेंट चेन पहचानना होता है और इसमें हम कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने इस तरीके से कार्बन की एक चेन बनाई है।
यहाँ पर इस तरीके से ब्रांच निकला हुआ है, लेकिन आगे भी ये चेन एक्सटेंडेड है। अगर आप यहाँ से काउंट करेंगे तो यहाँ पे है 1 2 3 4। अगर आप इस तरफ से कार्बन को काउंट करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, लेकिन अगर आप इसको काउंट ना करके आगे बढ़ेंगे तो ये 5 होगा, ये 6। यानी इस रास्ते से जाने पर आपको 5 कार्बन मिले, लेकिन अगर आप सीधे रास्ते से जाएंगे तो आपको 6 कार्बन मिलेंगे। तो ये वाला चेन हम यहाँ पर लेंगे और इसी को कहते हैं पेरेंट चेन। सेकंड यहाँ पे है डिटरमाइन द रूट वर्ड, यानी अगर आपने एक बार नंबर ऑफ कार्बन को जान लिया तो रूट वर्ड आप वहाँ पे आइडेंटिफाई करिए। यानी 1 कार्बन है तो मेथ का यूज़ करिए, 2 कार्बन है तो एथ का यूज़ करिए, 3 कार्बन है तो प्रोप, अगर वहाँ पे 8 कार्बन है तो ऑक्ट का यूज़ करिए। पहले पेरेंट चेन, उसके बाद रूट वर्ड। थर्ड यहाँ पे आता है फंक्शनल ग्रुप एंड सब्स्टिट्यूएंट्स। जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जैसे कि हैलोजन, तो हम प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी चीज़ के आगे कोई वर्ड जोड़ते हैं तो उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। प्री का मतलब बिफोर, तो अगर आप पहले जोड़ेंगे तो उसको हम प्रीफिक्स कहेंगे। जैसे कि अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है तो क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस तरीके का प्रीफिक्स यूज़ किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अगर लगा हुआ है तो इनके लिए हम सफिक्स का यूज़ करते हैं। सफिक्स का मतलब कि आप किसी भी वर्ड के बाद में कुछ चीज़ें ऐड कर रहे हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप में OH लगा हुआ है तो आप ऑल का यूज़ करते हैं सफिक्स की जगह पर। अगर यहाँ पर CHO जुड़ा हुआ है तो ये एल्डिहाइड होते हैं, इनके लिए हम अल सफिक्स का यूज़ करते हैं। कौन कौन से सफिक्स यूज़ करते हैं ये भी आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे बॉन्ड देखना होता है, यानी सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाइए, डबल बॉन्ड है तो इन का यूज़ करिए, ट्रिपल बॉन्ड अगर इनके बीच में दिख रहा है तो आइन का यूज़ करिए। लेकिन अगर आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर दिख रहा है, यानी इस तरीके से कार्बन अगर जुड़े हुए हैं साइकिल के फॉर्म में, तो इसको बताने के लिए आप साइक्लो वर्ड का प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे हम ये बात करते हैं कि अगर कार्बन का जो पेरेंट चेन है इसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो आप इस तरीके से इनका नंबरिंग करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप का कम से कम नंबर आए। अब इसके लिए भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे हमने इस तरीके से कार्बन को लगा दिया। फंक्शनल ग्रुप मान लीजिए मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। अगर आप इस तरफ से कार्बन को काउंट करेंगे तो ये आएगा 1 2 3 4 5, यानी कि ये फंक्शनल ग्रुप 5th नंबर के कार्बन के पास आएगा। लेकिन अगर आप इधर से कार्बन को काउंट करेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, यानी कि यहाँ पे ये OH ग्रुप सेकंड कार्बन के पास में आएगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो काउंटिंग हम उस तरफ से करते हैं जिस तरफ फंक्शनल ग्रुप का नंबर कम से कम आए। यहाँ पर दूसरे नंबर पे आ रहा है, इस तरफ से काउंट करने पर 5th नंबर पे आ रहा है, तो आपको इस तरीके की काउंटिंग को कंसीडर करना है। यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे हम चलते हैं कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होंगे और उनके लिए आप कौन कौन से सफिक्स का यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे आपको हेलो एल्केन्स दिख जाए या फिर हैलोजन जुड़ा हुआ दिख जाए तो आप यहाँ पर क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इन सब का यूज़ करेंगे। अगर आपको अल्कोहल दिख जाए यानी कि OH फंक्शनल ग्रुप दिख जाए तो आप ऑल का यूज़ करते हैं। अगर ईथर लगा हुआ है तो आप ऑक्सी का यूज़ करेंगे, यानी कि अगर 2 कार्बन है तो मेथॉक्सी, 3 कार्बन है तो प्रोपॉक्सी। इस तरीके से ऑक्सी वर्ड का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे एल्डिहाइड आते हैं जिनको कि CHO कहा जाता है, और अगर ये लगा हुआ है तो आप अल सफिक्स का यूज़ करेंगे। कीटोन की अगर हम बात करें तो इसके लिए आप ओन यूज़ करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं COOH, अगर ये लगा हुआ है तो आप ओइक का यूज़ यहाँ पर करते हैं। एमाइंस अगर लगा हुआ है तो आप एमिनो या एमाइन का यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे एमाइड लगा हुआ है तो इसका यूज़ करेंगे।
और इस तरीके से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं CHO के लिए अल, एमीन के लिए एमीन ही लगाते हैं। नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप अगर लगा हुआ है तो आइल सफिक्स का यूज़ किया जाता है। अब इसका भी यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल समझेंगे। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है पहले इसको इरेज करते हैं, तब आपको ज़्यादा क्लियर तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे हम सबसे पहले इस कंपाउंड की बात करेंगे। अगर आपको इसका नाम लिखना है तो सबसे पहले आपको कार्बन की लंबी चेन को कंसीडर करना होगा। यहाँ से अगर आप कार्बन की चेन को काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 2 और इस तरफ अगर आप आ जाएंगे तो आपको केवल 3 कार्बन की चेन मिलेगी। लेकिन अगर आप सीधा गिनते हैं 1, 2, 3, 4 तो इस तरफ आपको 4 कार्बन मिलेगा। तो हम यहाँ पर कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को कंसीडर करते हैं। जब आपने यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन को कंसीडर कर लिया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कितना कार्बन है। तो यहाँ पे 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ब्यूट का यूज़ करते हैं। इसके बाद आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स लगा हुआ है। जब भी सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होते हैं तो इसके लिए हम प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं, यानी कि आगे हम इसके लिए किसी वर्ड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मेथिल लगा हुआ है दूसरे नंबर पर, तो इसका सबसे पहले आप लिखेंगे 2 मेथिल। 2 मेथिल का मतलब है कि सेकंड नंबर पर मेथिल जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो लगा हुआ है। अब इसके बाद ये जो 4 कार्बन है इसके लिए हम यूज़ करेंगे ब्यूट का, और आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो इसके लिए हम एन का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेन। सेकंड की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस तरफ से अगर आप कार्बन को काउंट करेंगे तो ये होगा 1, 2, 3। यहाँ से आप जाएंगे तब भी आपको 3 कार्बन मिलेगा। इस तरफ अगर आप काउंट करेंगे तब भी आपको 3 कार्बन मिलेगा। अगर आप ये वाली चेन काउंट करेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन ये है कार्बन की। 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपको 5 कार्बन दिख रहे हैं इस वाली चेन में। 5 के लिए हम पेंट का यूज़ करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए प्रीफिक्स लगाना होता है। यहाँ पे 3 आपको सब्स्टिट्यूएंट्स दिए गए हैं, इनका भी आपको नाम लिखना होगा। 2, 4 ट्राई मेथिल। यहाँ पे 3 मेथिल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, इस वजह से हमने ट्राई मेथिल लिखा। यहाँ पे है दूसरे नंबर पे, यहाँ पर भी दूसरे नंबर पे और यहाँ पे 4 नंबर पे। तो इसको हमने 2, 2, 4 ट्राई मेथिल लिख दिया है। अब हम इसका नाम लिखेंगे तो 5 कार्बन है, इसके लिए आप यूज़ करेंगे पेंट, और सिंगल यहाँ पर आपको बॉन्ड दिख रहा है तो एन का आप यूज़ करेंगे। इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा 2, 2, 4 ट्राई मेथिल पेंटेन। इसी तरीके से अगर आप इसका नाम लिखेंगे तो यहाँ से काउंट करने पे कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आएगी। 6 कार्बन के लिए हेक्स का यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं उनका हम नंबर के साथ में लिखते हैं। यहाँ पे सेकंड, थर्ड और 5th नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट्स दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे 2, 3, 5। इसको लिखने से ना सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन पता चल जाता है। 2, 3, 5 और यहाँ पे भी 3 मेथिल लगे हुए हैं तो ट्राई मेथिल लिखेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर 6 कार्बन है तो इसके लिए आपको यूज़ करना है हेक्स का। सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है तो आप एन का यूज़ करेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा 2, 3, 5 ट्राई मेथिल हेक्सेन। एग्ज़ाम में यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन डिटेल में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल की। इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये बहुत सिंपल है। प्राइमरी अल्कोहल ऐसे अल्कोहल होते हैं जहाँ पे OH ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा होता है जो कि खुद एक कार्बन से जुड़ा है। फॉर एग्ज़ाम्पल एथेनॉल है यहाँ पर, इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि OH फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो इसका हमने नाम एथेन ना रख करके एथेनॉल रखा है, यानी कि यहाँ पे
इस फंक्शनल ग्रुप के लिए हमने ऑल का यूज़ किया है। यहाँ पे आप ये ध्यान रखेंगे, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा कि 1 डिग्री एल्कोहल किसको कहते हैं, तो प्राइमरी एल्कोहल को 1 डिग्री एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल को 2 डिग्री एल्कोहल, टर्शियरी को 3 डिग्री एल्कोहल कहा जाता है। यहाँ पे इसका डिफरेंस आपको इमेज से क्लियर हो जाएगा। अगर OH ग्रुप ऐसे कार्बन एटम से जुड़ा है जो कि 2 अलग अलग कार्बन एटम से अटैच है तो इसको हम सेकेंडरी एल्कोहल कहेंगे। इसके बाद यहाँ पे आता है टर्शियरी एल्कोहल। अगर OH ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि 3 अदर कार्बन एटम से जुड़ा है तो इनको हम 3 डिग्री एल्कोहल या फिर टर्शियरी एल्कोहल कहते हैं। यहाँ पे हम इमेज में समझते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा OH ग्रुप। ये OH ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कि खुद केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी एल्कोहल। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि OH ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि 2 अदर कार्बन से जुड़ा है तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी एल्कोहल। यहाँ पे जिससे OH ग्रुप जुड़ा है इसको आपको काउंट नहीं करना है, अदरवाइज आप कहेंगे कि यहाँ पे तो 3 कार्बन है, इसको टर्शियरी कहना चाहिए, लेकिन ऐसा गलत है। ये जो कार्बन यहाँ पे डायरेक्ट अटैच है ना, इसको हम कंसीडर नहीं करते। तो यहाँ पे ये OH ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि एक कार्बन से जुड़ा है तो ये प्राइमरी है। यहाँ पे OH ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच है जो कि 2 अलग अलग कार्बन एटम से अटैच है तो ये सेकेंडरी है। अगर ये OH ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ जाए जो कि 3 अदर कार्बन से जुड़े हों तो इनको हम टर्शियरी कहते हैं। अगेन यहाँ पे इसको हम काउंट नहीं करते। तो इस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल होता है। इसके बाद यहाँ पे हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड्स में बेंजीन होता है तो इनको भी हम 2 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, बेंजीनॉयड एंड नॉन बेंजीनॉयड। इसको हमने पहले ही डिस्कस किया कि ये हकल रूल को फॉलो करते हैं, यानी कि इनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बेंजीन के पास में 6 कार्बन होता है और 6 हाइड्रोजन यानी C6H6 इनका फॉर्मूला होता है और इनका इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे कार्बन होते हैं जो कि इमेज में नहीं दिखाया गया है। यहाँ से आपको केवल इसका इमेज ध्यान रखना है क्योंकि कई बार ना सीधे इमेज दे करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस तरीके से अगर ये इमेज है तो इसका नाम क्या होगा। तो यहाँ पे टुआलिन है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, यानी कि बेंजीन में ही एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर इस तरीके से चीज़ें लगी हैं तो इनका नाम अलग हो जाता है। OH अगर यहाँ पे आ गया है बेंजीन में, इसको फिनॉल कहते हैं। ये यहाँ पे है एनिलीन, यहाँ पे है बेंजोइक एसिड COOH इसमें लगा हुआ है। यहाँ पे हमने कार्बन कंपाउंड्स को समझा है। अब यहाँ पे हम समझते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के बारे में, यानी कि इनकी क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनकी 3 प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ना है। पहला यहाँ पे है कंबस्शन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। कंबस्शन रिएक्शन में ऑक्सीजन से यहाँ पे रिएक्शन कराया जाएगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कोई चीज़ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होगा। एडिशन रिएक्शन में कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐड होती हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि कंबस्शन रिएक्शन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड दोनों तरह के हाइड्रोकार्बन में होगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन केवल और केवल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि एल्केन में ही देखने को मिलेगा। एडिशन रिएक्शन केवल और केवल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होते हैं, जैसे कि एल्कीन और एल्काइंस। यहाँ पे सबसे पहले हम कंबस्शन रिएक्शन के बारे में समझेंगे। जब भी आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि ये जो कार्बन कंपाउंड है इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो इसमें बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें बनती हैं।
Combustion is the process of burning carbon compounds in the presence of oxygen. ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको आप बर्न करेंगे तो CO2 एनर्जी, हीट और लाइट यहाँ पर आपको मिलेगा। कंबस्शन को हम बर्निंग भी कहते हैं। यहाँ से आपको ध्यान ये रखना है, एल्केन्स आर वेरी गुड फ्यूल। एल्केन जो है ये सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड हैं और ये बहुत अच्छे फ्यूल माने जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड क्लियर फ्लेम के साथ में जलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम मेथेन की बात करें, CH4, तो ये नेचुरल गैस का एक कंपोनेंट होता है। मेथेन का कंबस्शन का जो रिएक्शन है वो यहाँ पर दिखाया गया है। मेथेन को जब बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और एनर्जी मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यूजुअली बर्न इन एयर विथ ए ब्लू नॉन सूटी फ्लेम। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्लियर ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं, लेकिन इनका फ्लेम थोड़ा सा येलोविश हो जाएगा अगर ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर सफिशिएंट नहीं है तब। तो अगर इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रहा है तो थोड़ा बहुत इनका येलोविश कलर हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न इन एयर टू प्रोड्यूस ए येलो सूटी फ्लेम। तो ये येलो सूटी फ्लेम के साथ में जलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। सेकंड यहाँ पे आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कोई ना कोई चीज़ सब्स्टिट्यूट हो रही होती है, रिप्लेस हो रही होती है। दीज आर द रिएक्शन in which one or more hydrogen of a hydrocarbon are replaced by some other atoms like chlorine। अगर आप किसी भी हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन करा रहे हैं, उसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के उसकी जगह पे कोई और एलिमेंट आ जाता है, तो इनको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको केवल और केवल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ही मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन। जब आप मेथेन का रिएक्शन क्लोरीन से कराएंगे सनलाइट के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे CH3Cl बनेगा और HCl का फॉर्मेशन होगा। क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन आप यहाँ से देख सकते हैं स्टेप वाइज। जैसे ही आप मेथेन का रिएक्शन क्लोरीन से कराएंगे तो धीरे धीरे करके ये जो एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे है वो रिप्लेस होता जाएगा। यहाँ से आपको ये याद रखना है, CHCl3। CHCl3 का जो नाम होता है ये होता है ट्राईक्लोरोमेथेन। इसी को आप क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। एग्ज़ाम में इसका फॉर्मूला डायरेक्ट भी पूछा जाता है। थर्ड यहाँ पे है एडिशन रिएक्शन। इसमें कुछ ऐड होता है। दीज रिएक्शंस इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स टू डबल और ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे एडिशन होता है एक और हाइड्रोजन एटम्स का। ये केवल डबल या ट्रिपल बॉन्ड में हो सकता है, तो इस वजह से ये केवल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि वहीं पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। आपको यहाँ से ध्यान ये रखना है कि जब भी एडिशन रिएक्शन होता है कार्बन कंपाउंड्स का, तो यहाँ पे पैलेडियम या कार्बन कैटालिस्ट के तौर पर काम करते हैं। कैटालिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को और इंक्रीज कर देते हैं। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। यहाँ पे एथीन है C2H4, आपने पढ़ा है। एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n होता है, तो इसमें ये फिट होता है। C2H4 यानी कि एथीन का जब आप हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे एथेन बन गया, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो रहा है। एथेन का फॉर्मूला होता है C2H6 और इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, तो ये होता है एडिशन रिएक्शन। इसके बाद यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे एथेनॉल एंड एथनोइक एसिड के बारे में। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे पहले, तो मैंने सोचा इसको भी हम यहीं पे कवर करेंगे। यहाँ पे है C2H5OH, जिसको हम अल्कोहल कहते हैं।
अगर आप इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। एथेन इस वजह से क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है, ऑल इस वजह से क्योंकि इसमें OH ग्रुप लगा हुआ है। जब आप इसका रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो CH3COOH बनता है, जिसको कि हम एथेनोइक एसिड कहते हैं। एथेनॉल का फॉर्मूला होगा C2H5OH। ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, बर्निंग टेस्ट होता है इसका और कलरलेस होता है। बाकी इसकी और भी क्वालिटीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, आगे मैंने उसको चार्ट में प्रोवाइड किया है, तो इसको हम एक ही साथ पढ़ेंगे। पहले यहाँ पे हम एथेनोइक एसिड के रिएक्शन को समझेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि एथेनोइक एसिड का कॉमन नेम क्या होता है, तो इसका कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड, और ये एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। उस ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। अब यहाँ पे हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है एस्टरिफिकेशन। एथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विथ एल्कोहल in the presence of little concentrated sulfuric acid to form ester। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि जब भी एथेनोइक एसिड का रिएक्शन एल्कोहल के साथ में होगा तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है, और इसी रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पे जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड का। इस रिएक्शन को आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। जब आप एल्कोहल का रिएक्शन एथेनोइक एसिड के साथ में कराएंगे तो यहाँ पे बनता है एस्टर और वाटर। यहाँ पे ये जो एस्टर बना हुआ है इसका नाम आप ध्यान रखिएगा, इसका IUPAC नाम होता है एथिल एथेनोएट। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है तो आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पे ये जो एस्टर हमें मिला हुआ है, इस एस्टर का रिएक्शन अगर हम किसी बेस के साथ में कराते हैं तो ये वापस से एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्टेड बैक टू एल्कोहल, एंड सोडियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। अगर एस्टर का रिएक्शन आप बेस से कराते हैं तो इस रिएक्शन को हम सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इसका यूज़ सोप के मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। ये पॉइंट भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है कि एथिल एथेनोएट का रिएक्शन जो कि एक एस्टर है, अगर आप बेस से इसका रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो आपको वापस से एल्कोहल मिल जाएगा और यहाँ पे सोडियम सॉल्ट बनेगा। इसका नाम हो जाएगा एल्कोहल और इसका नाम हो जाता है सोडियम एसीटेट। यहाँ पे हम एथेनोइक एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ रहे हैं। इसका सेकेंड प्रॉपर्टी होता है रिएक्शन विथ ए बेस। अगर आप एथेनोइक एसिड का रिएक्शन किसी भी बेस से कराते हैं तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर बनता है। सॉल्ट में बनेगा सोडियम एसीटेट और वाटर यहाँ पे बनेगा H2O। अब आप सोचेंगे कि ये दोनों रिएक्शन सेम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये जो है ना, ये एस्टर है, यानी कि ये है एथिल एथेनोएट। इसका रिएक्शन जब आप बेस से कराएंगे तो एल्कोहल और सोडियम एसीटेट बनेगा, लेकिन जब आप एथेनोइक एसिड का रिएक्शन किसी बेस से कराएंगे तो सोडियम एसीटेट और वाटर बनेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है, ध्यान से देखिए। थर्ड प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट। अगर आप इसका रिएक्शन कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट से कराएंगे तो इसमें आपको सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ये डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे रिएक्शन नहीं पूछेगा, आपसे प्रोडक्ट पूछा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे ये जो कंपैरिजन है इसको हम पढ़ेंगे तो चीज़ें और क्लियर होंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है एथेनॉल और यहाँ पे है एथेनोइक एसिड। एथेनॉल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप होता है COOH। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस और इसका होता है 118 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसके ऑर्डर या स्मेल की बात करें तो एल्कोहलिक स्मेल होगा
और इसका स्मेल स्ट्रॉन्ग, पंजेंट या फिर विनेगर लाइक स्मेल होता है। एथेनॉल बहुत ही वीक एसिड होता है और ये भी वीक एसिड ही होता है। यहाँ से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। एल्कोहल अगर सोडियम के साथ में रिएक्शन करेगा तो सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन बनेगा। एथेनोइक एसिड अगर सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम एथेनोएट और हाइड्रोजन बनेगा। एथेनॉल बेस के साथ में रिएक्शन नहीं करता और यहाँ पे ये सोडियम बाइकार्बोनेट से भी रिएक्शन नहीं करता। एथेनोइक एसिड का रिएक्शन हमने यहाँ पे पढ़ा और एस्टरिफिकेशन भी हमने यहाँ पर जाना है। नेक्स्ट यहाँ पे हम एक टर्म की बात करेंगे, डीनेचर्ड एल्कोहल। आप सभी को पता है कि जो एथेनॉल होता है उसका एल्कोहलिक स्मेल है और बहुत लोग ना उसको कंज्यूम भी करते हैं। तो कहीं पे भी अगर उनको एथेनॉल मिला तो वो उसका यूज़ कर सकते हैं। इसको बचाने के लिए, इसको रोकने के लिए एल्कोहल को डीनेचर कर दिया जाता है। डीनेचर्ड एल्कोहल रेफर्स टू एल्कोहल प्रोडक्ट एडल्टरेटेड विथ टॉक्सिक एंड बैड टेस्टिंग एडिटिव्स, यानी कि एल्कोहल प्रोडक्ट में कोई भी टॉक्सिक या बैड टेस्टिंग की चीज़ें मिला दी जाती हैं जिससे कि वो पीने लायक ना रहे, जैसे कि मेथेनॉल, बेंजीन, पिरिडीन, कैस्टर ऑयल और इसके अलावा भी। तो ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सूटेबल नहीं होता। इसको अगर कोई पीता है तो उनकी डेथ भी हो सकती है। ऐसा इस वजह से किया जाता है क्योंकि एथेनॉल का यूज़ ना बहुत जगह किया जाता है, जैसे कि कॉस्मेटिक्स में, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में। तो उसको ह्यूमन डायरेक्टली कंज्यूम ना करे, इस वजह से डीनेचर्ड एल्कोहल वहाँ पर आपको मिलेगा। अगर किसी को एल्कोहल कंज्यूम करना है तो उसके लिए जो लिकर शॉप होती है पर्टिकुलरली वहीं पर आपको पीने लायक एल्कोहल मिलता है। वैसे एल्कोहल का कंजम्पशन नहीं ही करना चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें ना बहुत ख़राब होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन की। ये एक एल्कोहलिक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे 2 से 7% आयोडीन मिक्स किया जाता है एल्कोहल में और इसको हम कहते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन। इसका यूज़ हम एंटीसेप्टिक के तौर पे करते हैं। अगर थोड़ा बहुत कट लग जाए या फिर छोटे मोटे घाव हो जाते हैं तो वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। लास्ट में यहाँ पे हम एथेनॉल और एथेनोइक एसिड के अगर यूजेस की बात करें, इसको कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है। एथेनॉल का सबसे पहला यूज़ होता है एल्कोहलिक बिवरेजेस बनाने में, यानी कि वाइन, बियर या स्पिरिट बनाई जा रही है तो वहाँ पे एथेनॉल मेजर रोल प्ले करता है। इसका दूसरा यूज़ होता है एंटीसेप्टिक के तौर पर, जो कि टिंक्चर ऑफ आयोडीन है। परफ्यूम्स में, पेंट में और पर्सनल केयर प्रोडक्ट में इसका यूज़ किया जाता है क्योंकि एथेनॉल का जो स्मेल होता है ना वो बहुत ही प्लीजेंट होता है, बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पे अल्कोहल की बात नहीं कर रहे, एथेनॉल का जो स्मेल होता है वो बहुत अच्छा होता है। इस वजह से इसको परफ्यूम, पेंट और पर्सनल केयर के जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। बायोफ्यूल में भी इसका यूज़ होता है, केमिकल कंपाउंड बनाने में भी इसका यूज़ करते हैं और इसका प्रिजर्वेटिव के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। लो टेम्परेचर के थर्मामीटर्स में भी इसका यूज़ होता है। अगर हम एथेनोइक एसिड की बात करें, फूड इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। विनेगर आपने नाम सुना होगा, प्रिजर्वेटिव्स के तौर पर यूज़ करते हैं। केमिकल इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है। अगर सेल्यूलोज एसीटेट बनाना है, फोटोग्राफिक फिल्म और टेक्सटाइल, तो इनमें भी इसका यूज़ होगा। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जैसे कि एस्पिरिन और बाकी मेडिसिन या ड्रग्स बनाने हैं तब भी एथेनोइक एसिड का यूज़ होगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। लैबोरेटरी रीजेंट के तौर पर यूज़ करते हैं। फूड प्रिजर्वेटिव और डी स्केलिंग एजेंट में इसका यूज़ किया जाता है। जो भी हमारे केटल्स या कॉफ़ी मशीन होते हैं वहाँ पे लाइम स्केल जमा हो जाता है, उसको हटाने के लिए हम एथेनोइक एसिड का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था यूज़ एथेनॉल और एथेनोइक एसिड का। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी और आपने इस क्लास को बहुत ही ध्यान से देखा होगा। अगर आपने इसको लास्ट तक देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।